बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। हुकूमत के पेश करदा नए पाकिस्तान का हाल तो पिछले 5 माह से अवाम देख रहे हैं। अब अपोजिशन ने अवाम के लिए नए मिसाक जमहूरियत का तोहफा देने का ऐलान कर दिया है। हम चाहते हैं कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो मियाँ नवाज शरीफ साहब और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 2006 में साइन किया, हमें उसको अपडेट करना चाहिए, दूसरी सियासी जमातों को इन्वॉल्व करना चाहिए। यहाँ सबसे अहम सवाल ये है कि पुराना मिसाक जमहूरियत तो आमरीत के खिलाफ था, जमहूरी हुकूमत के खिलाफ मिसाक लाने की क्या जरूरत है? कहीं ये मिसाक अपोजिशन के अपने खिलाफ केसेस पर दबाव बढ़ाने के लिए तो नहीं? और ये भी कि क्या इस नए मिसाक जमहूरियत से तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए कोई खतरा तो नहीं पैदा हो रहा? इस पर हुकूमत का रद्द अमल तो वाज़े है, जो कि इस अलायंस और नए सीओडी को करप्शन बचाओ इत्तेहाद करार दे रही है। मैंने तो ये सजेस्ट किया है कि उसको अलायंस फॉर रेस्टोरेशन ऑफ करप्शन नाम रख ले। ठग्स ऑफ पाकिस्तान तो चल ही रही है, इसमें थोड़ा सा इंटरवल चला है ठग्स ऑफ पाकिस्तान में, लेकिन आज हमने देखा है कि दोबारा सारे इकट्ठे हो गए थे। हम तो खैर हमेशा से कहते थे कि ये इकट्ठे हैं, लेकिन आज उन्होंने साबित कर दिया कि ये इकट्ठे। अलबत्ता मुस्लिम लीग नून के बकौल इस इत्तेहाद का नैब के केसेस से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन जनाब आसिफ जरदारी के मौक़िफ़ में ये यू टर्न काफी अहम है, क्योंकि अब से 2 माह कबल जनाब आसिफ जरदारी हुकूमत के साथ मिलकर मामलात का हल निकालने के लिए 20-25 साल की पॉलिसी बनाने की पेशकश कर रहे थे। लेकिन अब जराये के मुताबिक कल के इजलास में उन्होंने हुकूमत के साथ किसी किस्म का ताउन न करने पर जोर दिया। दूसरी तरफ इंतखाबात से 2 माह कबल वो जनाब नवाज शरीफ को मुखातिब करते हुए कह रहे थे कि आपसे बात ही नहीं हो सकती, आपसे अब जंग ही रहेगी। अब इस दफा हमारा इरादा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपसे सुलह नहीं हो सकती, आपसे जंग ही रहेगी। उन्होंने गुज़िश्ता साल 4 अप्रैल को यह भी कहा था कि आपसे अब तब बात होगी जब आप खत्म हो चुके होंगे। तो क्या जनाब आसिफ जरदारी के मुताबिक मुस्लिम लीग नून खत्म हो चुकी है? हमने भी अब से आंखें सर पे बिठा ली हैं, हम भी आपसे तब बात करेंगे जब आप खत्म हो चुके होंगे। इस पस मंजर में देखना यह है कि नए मिसाक जमहूरियत के तहत इन 2 बड़ी जमातों के इत्तेहाद की कोई अहमियत है भी या नहीं, क्योंकि पुराने सीओडी के बाद इसी पीपल्स पार्टी ने डोगर कोर्ट्स के जरिए शरीफ खानदान को नाअहल भी करवाया था। पुराने सीओडी के बाद ही पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने पंजाब में गवर्नर राज भी लगवाया था। पुराने सीओडी के बाद मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च भी किया था, और पुराने सीओडी के बाद ही जनाब मियां नवाज शरीफ ने काला कोट पहनकर आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ मेमो गेट का केस भी लड़ा था। अब इस इत्तेहाद पर हुकूमत तनकीद के तीर तो बरसाएगी ही, ना सिर्फ ये बल्कि एक दूसरे के साथ शीरो शक्कर होती इन दोनों जमातों को पहले सीओडी के बाद अपने ही कहे हुए अल्फाज का बोझ भी तो उठाना है, जो वो कभी हुकूमत और कभी अपोजिशन में होते हुए एक दूसरे के खिलाफ कहते रहे हैं। शायद यही वजह है कि हुकूमती वजीर इस इत्तेहाद और इस नए मिसाक को तमाम यू टर्न्स की मां करार दे रहे हैं। बात करते हैं आज इसी मौक़िफ़ के ऊपर। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब राना सनाउल्लाह साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी के लिए इस्लामाबाद में, फिरदौस आशिक अवान साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी के लिए इस्लामाबाद से, और सरदार नवील गबोल साहब हमारे साथ मौजूद हैं कराची से टेलीफोन लाइन पे। बहुत शुक्रिया आप सबका। राना साहब, बात आपसे शुरू करते हैं। वैसे रोज़ आजकल हम हुकूमत से शुरू करते हैं, लेकिन आज बारी आपकी है। ठीक है, क्योंकि पहले हिस्से में हमने बात आपकी इस अलायंस के हवाले से करनी है जो कि अपोजिशन का हुआ है। ये उस वक्त जो हुआ था, उस वक्त तो परवेज मुशर्रफ साहब हाकिम में वक्त थे। आज आपको क्या जरूरत पड़ गई है सब करने की, और वो सब कुछ भूल गए जो कि जरदारी साहब आपके बारे में कहते थे, आप जरदारी साहब के बारे में कहते थे? और अगर यही कुछ करना था तो अवाम आपकी बात पर अब क्यों यकीन करेंगे? देखें मुनीब, आपने जो ये बड़ी मेहनत से जो है वो कोई पिछली जो है वो क्लिप्स आपने ढूंढ के वो चलाए हैं। जी जी। तो वो क्लिप्स जो हैं वो तो हर जो है वो सियासी जमात या लीडरशिप के मुतल्लिक चलाए जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक। आज जो वज़ीर आज़म की जो मीटिंग हुई है MQM के साथ, और उनके साथ उन्होंने जो वादे किए हैं, उस हवाले से उनके पहले क्या ख्यालात रहे MQM के हवाले से, और कहाँ तक उनके खिलाफ वो केस लड़ने के लिए गए, अगर वो आप क्लिप निकाल के चला दें तो फिर वो भी वही बात बनती है
क्या कहते रहे हैं वो पहले रावलपिंडी के जो शैतान है चीदा टली साहब उसके मुतल्लक, और क्या कहते रहे हैं वो, किसको कहते रहे हैं पंजाब का सबसे बड़ा डाकू, और आज उस डाकू को कहाँ पे बैठाया हुआ है। देखें, बात ये है कि पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में ये कोई जो है वो आपका अपना चॉइस नहीं होता, मतलब को असूल की सियासत नहीं होती जो सर है उसे जो सुन ले ना, सुन ले, अब बात सुन ले। अब आपने इतनी लंबी तमहीद बांधी है क्लिप्स की, तो फिर आप बात उतनी कम से कम उससे आधा टाइम तो देना। जी सर हुक्म। देखें, बात ये है कि अपोजिशन का जो रोल है इस मुल्क के अवाम ने, वो ठीक है हमारी रिजर्वेशंस के धांधली हुई, इलेक्शन में जो है वो जाली मैंडेट जो है उसको मुसल्लत किया गया मुल्क पे, वो हमारी रिजर्वेशन अपनी जगह पे ठीक। लेकिन बात यह है कि जिस पार्लियामेंट में हम बैठे हैं उस पार्लियामेंट में जो एक जमहूरी पार्लिमानी अमल है, एक जो सिस्टम है, आइन है, उसके तहत इलेक्शन है, उसके पेश नज़र हमने कोई चॉइस नहीं किया अपोजिशन के किरदार का, और ना ही पीपल्स पार्टी को अपनी मर्जी से अपोजिशन में बैठी है। मामला ये है कि इलेक्शन के नतीजे में जो पार्लियामेंट वजूद में आई, उस पार्लियामेंट में हमारे पास जो लीडर ऑफ द अपोजिशन का किरदार है, हम अपोजिशन जमातों में से सबसे बड़ी जमात हैं ठीक, पीपल्स पार्टी भी अपोजिशन की जमात है, एमएमए अपोजिशन की जमात है। देखें, आइन के तहत, जमहूरी और पार्लिमानी रवायात के तहत ये अपोजिशन का फर्ज है कि वो अपोजिशन का किरदार जो है वो निभाए, ठीक है, और उसके लिए पूरी संजीदगी से और जिम्मेदारी से जो है वो अपोजिशन के बेंचेस में बैठने वाली तमाम पार्टी जो है वो आपस में हर इशू के ऊपर ऑन बोर्ड हो, ठीक है। ये इसमें ना कोई दुश्मनी वाली बात है ना कोई दोस्ती वाली बात है। एक इशू हमारे सामने है और वो इशू ये है कि इस वक्त हुकूमत जो है वो परफॉर्म नहीं कर रही, वो मुल्क की इकानमी को बेहतर करने में बुरी तरह से नाकाम हुई है, ठीक है, और वो मुल्क को एक ऐसी सिमत लेके जा रही है कि लोगों के ऊपर महंगाई और लोगों आम आदमी का जीना जो है वो दोबर कर दिया है, और आगे जो वो स्टेप्स लेने जा रहे हैं वो भी मुल्क की इकॉनमी के लिए जो है वो बड़े डैमेजिंग हैं। तो ऐसे में अपोजिशन पे बैठने वाले हर फर्द का, हर जमात का, हर लीडर का ये आईनी और पार्लिमानी फर्ज भी है, तकाजा भी है, ठीक है, कि वो आपस में जो है वो बैठे और बैठ के इस सूरत हाल में अपोजिशन का जो किरदार आइन और रूल्स ऑफ बिजनेस में दर्ज है उसके मुताबिक जो है ठीक है, पॉइंट आ गया, दुरुस्त करने के लिए अपना पूरी तरह से जो है वो अपना प्रेशर जो है वो बिल्ड करें। और वहां पे जो हमने डिस्कस है, ठीक है, वहां पे हमने 23 जनवरी को जो ये मिनी बजट ला रहे हैं उसके मुतल्लिक हमने स्ट्रेटजी बनाई है। हमने कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई कि जनाब आप जो है वो जरदारी साहब के केसेस खत्म कर दें। चलें ठीक है, पॉइंट आ गया, बोले जरा इसको आगे बढ़ाने दें सर, बड़ा तफसील से आ गया, ना हमने ऐसी को बात की है, बड़ी तफसील से आ गया। मैं नबील कबूल साहब के पास पहले चलूंगा, फिर मैं डॉक्टर साहबा के पास आऊंगा। नबील भाई ये बताइएगा, फिर मेरा सवाल राणा साहब से भी ये था, मैं आपसे भी यही सवाल कर रहा हूं कि जो सपोर्टर पीपल्स पार्टी का या मुस्लिम लीग नून का है, जो आपकी क़यादत एक दूसरे के बारे में कहती रही है पिछले 15 सालों में, 20 सालों में, इवन बाद भी, और जो कुछ हुआ है मैंने वो वाकयात भी गिनवा दिए हैं, जो लोग आपकी इस अलायंस को देख रहे हैं वो आपकी इस अलायंस को कितना संजीदा समझेंगे? को असूल की सियासत करनी है या महज पावर पॉलिटिक्स के लिए आज आपने हुकूमत को अपोज करना है तो आपने इकट्ठे होना है? देखिए, पाकिस्तान में मुझे बताएं पहले कौन सा उसूल चला है, अभी कौन सा उसूल चल रहा है? अभी इमरान खान कौन सा उसूल चला रहा है कि पहले जिनको दहशतगर्द कहते थे आज उनके दफ्तर 90 खोलने पर वो राजी हो गए। ठीक, मेरे ख्याल में कि अगर हम ये बातें करें कि जी उसूल की सियासत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद पाकिस्तान में नजर नहीं आई। ठीक हो, मैं समझता हूँ ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है, और इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान जिस दौराहे पे खड़ी है, मैं समझता हूँ कि अगर इमेच्योर लोगों को हुक्मरान बना के आप बिठाएंगे तो यही सूरत हाल होगी जो आज आपको नजर आ रही है। लोगों ने इलेक्ट किया है ना नबील भाई, इलेक्ट किया है, लेकिन उनकी अपनी सीट नहीं है इतनी। आप देखें कि उनकी एक अगर आप इसको नेशनल गवर्नमेंट बोले तो ये नेशनल गवर्नमेंट ही है, जिसमें आपकी जो है MQM भी है, जिसमें मैंगल की पार्टी भी है, जिसमें दूसरी जमातें भी है। अगर उन सबको निकाल दे
तो इमरान खान की हुकूमत गिर जाएगी। तो इस वक्त जो हुकूमत है वो हुकूमत सिर्फ MQM की वजह से खड़ी है, जिनके 7 सीटें हैं। 7 सीट भी आज जो इन्होंने बातें की हैं, वो बातें उन्होंने वो डिमांड की है जो मैं समझता हूँ अल्ताफ हुसैन की डिमांड है। तो ये चीजें जो है इमरान खान को भी यू टर्न नहीं लेना चाहिए, दहशतगर्द जमात को दहशतगर्दी रहना चाहिए। ठीक है नबील भाई मेरे साथ रहिएगा। डॉक्टर साहब बात बड़ी सीधी सी है, मैंने राना से लिया, नबील कबूल साहब से पूछ लिया। राना साहब ने तो कहा कि यार ये एक सियासी अमल का हिस्सा है, अब जारी बात है वो को केसेस खत्म कराने के लिए इकट्ठे नहीं हुए, आपकी तस्दीक करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, अपोजिशन का किरदार अदा करने के लिए। नबील कबूल साहब ने कहा ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है, सियासत के अंदर अब असूल कोई नहीं मैटर करता, कायद-ए-आज़म के बाद असूली सियासत खत्म होगी। पर मेरा सवाल ये है, आप तो खुद को एक बड़ी वो जिसे कहा जाता है ना शुद्ध और प्योर पार्टी समझते हैं, साफ हुकूमत, ये आप क्या कर रहे हैं? वो आपसे दोनों हजरात पूछ रहे हैं कि MQM को बिठा के आप उनसे बातें कर रहे हैं, अलायंस आपने उनके साथ किया है जिनको आप एक जमाने में दहशतगर्द कहते थे, डिमांड्स उनकी जो आप समझते थे एक जमाने में मुल्क के खिलाफ हैं, आज आप समझते हैं उनकी कुछ डिमांड भी जायज हैं, तो आप भी वही कर रहे हैं बेअसूली की सियासत। फिर फर्क क्या है इनमें और आप में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब, सबसे पहली बात तो ये है कि अपोजिशन का इकट्ठे होना एक फितरी अमल है, लेकिन देखना यह है कि उस कट के पीछे मकासद क्या है। मकासद में जो इस वक्त हालात और सूरत हाल को देखते हुए पाकिस्तान की अवाम जो एनालाइज कर रही हैं और ओवरऑल एक चीज़ खुल के सामने आ गई है कि ये इस इत्तेहाद का मकसद कौमी और अवामी मफादात नहीं, इस इत्तेहाद का मकसद जो है अपने ज़ाती मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देना है, और वो ज़ाती मफादात जो एहतसाब के अमल के तहत उसकी जद में है, उन मफादात की सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए ये गठजोड़ बना है। और ये करप्शन बचाओ इत्तेहाद बिल्कुल है, और इसकी वजह ये है कि इससे पहले दोनों जमातें, जो कि पाकिस्तान में 2 जमाती निज़ाम रहा, एक अपोजिशन में रही जमात, एक हुकूमत में रही। डॉक्टर साहब कथा कलामी आपने भी यही किया है, आपने भी आज यही किया, जब मेयर साहब की पार्टी नाराज हुई है आपने MQM को बुला के आज उनसे जफियां डाल ली हुकूमत ने, आप भी यही कर रहे हैं। असूल की सियासत कौन कर रहा है? तो ऑलरेडी आपकी कोलेशन पार्टनर है ना, MQM तो ऑलरेडी आज ही क्यों याद आ गया फिर आपको? जमात है, आज ही याद आ गया? ऐसा तो नहीं है, नहीं आज इसलिए कि देखिए ये हालात सूरत हाल के मुताबिक हुकूमत की प्रायोरिटीज जो है उसको एडजस्ट होना होता है। और ये क्या अब वो इत्तेहादी हुई है MQM, ये तो प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर साहब स्पेसिफिक पे है ना, कैसे बचा सकते हैं अपने आप को एहतसाब से? ये इकट्ठे बैठ के कैसे बचा सकते हैं एहतसाब से खुद को? राना साहब आपके साथ बैठे हैं, नबील कबूल साहब भी सुन रहे हैं, कैसे बचाएंगे? सबसे पहली बात तो ये है मुनीब के देखना ये है कि इस इत्तेहाद की जरूरत क्यों महसूस हुई। अपोजिशन को इकट्ठा होना चाहिए पब्लिक इंटरेस्ट में, अवाम का मफाद ये है कि ये स्ट्रॉन्ग अपोजिशन लेजिस्लेशन करे, हुकूमत की अकाउंटेबिलिटी करे फ्लोर ऑफ द हाउस। तो वो तो कह रहे हैं वो इसीलिए आ रहे हैं डॉक्टर साहब, वो कह रहे हैं आपने भट्ठा बिठा दिया मुल्क का, वो आपने भट्ठा बिठा दिया मुल्क का। जितनी तकरीरें उठा के देख लें, जितने इनके रद्द अमल देख लें, जो इनका कोड ऑफ कंडक्ट देख लें, अपोजिशन कहीं पे भी अवामी मफाद में हुकूमत का एहतसाब करती नजर नहीं आएगी। अच्छा ठीक है, वो अपनी जात से शुरू होते हैं, नैब सेल से शुरू होते हैं, नैब की रुदात से तकरीर शुरू होती है, नैब की कहानी पे आके खत्म। राना साहब बात सुने, ये बात वैलिड है, खत्म हो जाती है। कितनी तकरीरें की होंगी मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने या लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने? राना साहब मैं जरा आपके पास आऊंगा कि कितनी तकरीरें होंगी जो अवामी मसाइल पे, और कितनी तकरीरें इस बात पर कि एहतसाब एक तरफा हो रहा है? राना साहब, डॉक्टर साहब कह रही है वो अपने मफाद के लिए। देखें बात ये देखें मुनीब, बात ये है कि जब एक यक तरफा एहतसाब के तहत अपोजिशन के लोगों को जो है वो टारगेट किया जा रहा होगा, अपोजिशन के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा होगा, अपोजिशन के लोगों को जो है वो उनके खिलाफ जो है वो एक मीडिया कैंपेन चलाई जा रही होगी, अपोजिशन के लोगों के खिलाफ डाकू चोर की गर्दान की जा रही होगी, तो फिर लाजमी बात है कि उसका जवाब भी जिस प्लेटफॉर्म पे बात होगी, आप पार्लियामेंट के अंदर बात होगी तो अंदर जवाब दिया जाएगा, बाहर बात होगी बाहर जवाब दिया जाएगा। लेकिन मैं बड़ी वाज़ेह बात कहता हूँ, डॉक्टर साहबा PTI की नुमाइंदगी करते हुए आज यहाँ पे मौजूद हैं, भाई हम जो इकट्ठे हुए हैं कि आपका किबला हमने दुरुस्त करना है और आवाम के ऊपर आपको फर्दर टैक्सेशन नहीं करने देनी, और हमने आवाम पर मजीद महंगाई का बोझ नहीं डालने देना,
ये आपको पता चल जाएगा 23 जनवरी को जब आपने ये बजट पेश, मिनी बजट पेश करना है, आपको पता चल जाएगा हम किसके लिए इकट्ठे हुए हैं। अवाम के लिए इकट्ठे हुए हैं, टैक्सेशन के खिलाफ इकट्ठे हुए हैं, या हम जो है वो महंगाई के बोझ को के खिलाफ इकट्ठे हुए हैं, या किसी और काम के लिए इकट्ठे हुए हैं। ठीक है। बाकी रही बात कि एहतसाब की, आप भाई एहतसाब कर रहे हैं ना, मियाँ नवाज शरीफ साहब जेल में हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार हैं, आपको किसने रोका है आप जरदारी साहब को गिरफ्तार कर लें? जरदारी साहब ने आप खुद आपको जलसा है आम में ऑफर किया है कि मुझे गिरफ्तार करो, भाई आप कर लें। कब हम आपको कहते हैं कि आप हमारा जो है वो एहतसाब ना करें? बाकी रही बात कि जी ये इसके अलावा जो है ये और कोई बात नहीं है। अब इन्होंने लेजिस्लेशन करनी है ना, इन्होंने मिनी बजट भी पास करवाना है, लेजिस्लेशन भी करवानी है, इन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स की मुद्दत में तोसी भी करानी है। ये कहें अपने लीडर से। मैं यहाँ पे दो टोक अंदाज में मैं पीटीआई की क़यादत को भी और वज़ीर आज़म को कहता हूँ कि आप बिल्कुल रब्ता ना करें जो है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन से, आप बिल्कुल ना रब्ता करें अपोजिशन में बैठी हुई किसी भी पार्लिमानी पार्टी से, और फिर मुझे करवा के दिखाएं ये अपना जो है वो लेजिस्लेशन, और करवा के दिखाएं मुझे ये फिर मिलिट्री कोर्ट्स में तोसी। और अगर आपने फिर ये काम करने के लिए उस वक्त फिर आपको ना वो डाकू नजर आएंगे, ना चोर नजर आएंगे, ना करप्शन नजर आएगी, ना एनआरओ नजर आएगा, तो फिर आप ना राब्ता करें, आप राब्ता ना करें। डॉक्टर साहब ये बड़ा मसला बन जाएगा। आप अपना काम चलाएं अपने तौर पे। ये अगर हुकूमत का काम इस तरह से चल सकता है तो ये चलाएं। ये अगर राणा साहब से या नवीन कबूल साहब की पार्टी से बात ना की तो तरमीम कहां से लाएंगे? ये पकड़ लें सबको गिरफ्तार कर लें। जमहूरी पटड़ी के दो पहिए हैं, उस पे अपोजिशन और हुकूमत मनीब। ये नहीं हो सकता कि दोनों एक पेज और डॉक्टर साहब आप समझे तो तब ना, आप तो रोज ललकारते हैं ऑपोजिशन को। डॉक्टर साहब आप समझते कब है उन्हें ऑपोजिशन? वैसे देखे ना, ये भी फैक्ट की बात है, आपके वुज़रा रोज क्या करते हैं? ललकारना देखना ये है मुनीब की अपोजिशन को, वो ललकार जो अपोजिशन की है, जो चूरन अपोजिशन बेच रही होती है, जो फरमाइशी प्रोग्राम अपोजिशन चला रही होती है, उसके पीछे अज़ाइम क्या होते हैं? अगर उसके पीछे अज़ाइम जो है वो हुकूमत की कारकर्दगी को एवेलुएट करना है तो हुकूमत को हौसले से उसको सुनना है। अगर उसके पीछे उसकी आड़ में अपने जाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है और अदारों को टारगेट करना है, जातियात पे हमले करना है, आपने कब बर्दाश्त किया किसी भी मामले पे? वो हमने तो पहले दिन से 4-4.5 महीने में आपने चोर डाकू माजरत के साथ यही अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। ये वाहिद हुकूमत है जो अपोजिशन को इन्होंने जिद की कि हमारा जो जेल में पड़ा मुख्तलिफ इल्जामात का शिकार लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उसको हमने आगे लेके आना है। बट हुकूमत ने कहाँ जिद की? ये डॉक्टर साहब उसके ऊपर कोई कानूनी कदम तो नहीं है ना? अगर वो कन्विक्ट नहीं हुए तो वो एलिजिबल है। वो जब अगर वीआईपी एहतसाब आपने किसी का देखा है? बदल दे ना, कानून बदल दे। आपके जो जेल में वो फारिग है, मिनिस्टर एनक्लेव में बैठ के लीडर ऑफ द अपोजिशन तो डॉक्टर साहब कानून ले इतना बड़ा ये वीआईपी एहतसाब जेल नहीं। बट मैं जरा नबील कबूल साहब, आप पे इल्जाम ये लगेगा कि ये जो अलायंस है अपोजिशन का, ये ब्लैकमेलिंग हो रही है। आप राणा साहब ने भी कह दिया कि हमारे साथ ना बात करें, देखी जाएगी, फिर हम आप देखें आप करके दिखाएं तरमीम। तो लोग आप पे ये भी तो इल्जाम लगाएंगे कि ये अपनी कन्वीनियंस के लिए आप हुकूमत को ब्लैकमेल कर रहे हैं। इवन नेशनल कोई भाई मुनीब अगर हम अपने मुफादात में हैं, कोर्ट्स में अगर जब हम जो है वो अपना जो है वो डाकू और चोर है तो फिर ये ब्लैकमेल करेंगे, ये कानून बनाएं और हम सबको ये पार्लियामेंट में निकाल दें बारी। सर मैं नबील कबूल साहब के पास, डॉक्टर साहब नबील कबूल साहब जरा दूर है, फोन पे है, बना ठीक है, लेकिन हम ब्लैकमेल नहीं होंगे। चले नबील कबूल साहब जरा बताइएगा सर, ये जो सवाल मैंने आपसे पूछा, ये इल्जाम लगेगा आप पर कि आप लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये अलायंस किसी और मकसद के लिए है? नबील भाई देखिए, हमें ये कहा गया कि 100 दिन तक आप इस हुकूमत को ना छेड़े, इनकी कारकर्दगी देखे। हमने 100 दिन देखा, इन्होंने मुल्क को जिस तरीके जो चीजें निकल रही हैं, पूरे गरीब आवाम जो हालत है वो आप लोगों के सामने है। हमें बताएं कि मजीद इनको और मौका देने का मकसद क्या, मतलब क्या होगा? देखिए, किसी शेख की गाड़ी को चलाने से आपको जो पैसे मिलते हैं, वो जो भीख मिलता है, वो एक वक्त का पेट आप भर सकते हैं, आप मुल्क नहीं चला सकते। इनके पास इस वक्त इकॉनमी बिल्कुल खत्म है, इनके पास गवर्नेंस का कोई निजाम नहीं है। अगर अलायंस नहीं करेंगे, जो हमने अभी अलायंस किया मजबूरी में, वो इसलिए किया है कि हम समझते हैं कि अब मुल्क को जरूरत है कि मिड टर्म इलेक्शंस हो,
और मिड टर्म इलेक्शन के लिए लाजमी है कि ये हुकूमत चला नहीं सकते, इनके पास पूरी वो मेजॉरिटी है। ये अलायंस मिड टर्म इलेक्शन की डिमांड करेगा नबील भाई, ये आपकी जाती राय है? मैं समझता हूँ आगे जाके ये डिमांड करेगी, क्योंकि हम समझते हैं कि बॉक्स खोला है इन्होंने। अच्छा नहीं, ये जो बातें हम अपनी पार्टी में सुनते हैं, या दूसरी मिड टर्म इलेक्शन नागुज़ीर हो चुके हैं, क्योंकि मौजूदा हुकूमत, खुद इमरान खान भी समझ गए कि हुकूमत जो है इसको चला नहीं सकते, सेलेक्टेड नहीं ट्रैप्ड प्राइम मिनिस्टर। पहले को 1 साल तो हो जाए, अभी तो 5 महीने हुए हैं और हम मिड टर्म की बातें शुरू होंगे। बड़ी दिलचस्प बात है, मैं जरा एक ब्रेक ले लेता हूं, मैं वापस आऊंगा। एक मसला तो ये है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत खामखा पता नहीं सिंध हुकूमत के साथ उन्होंने क्यों एक लठबाजी शुरू कर दी है, क्या ये दुरुस्त मौक़िफ़ है या दुरुस्त तर्ज अमल है, इस पर भी बात होगी। साथ ही साथ ये कि पता नहीं क्यों इलेक्शन गुजर गए लेकिन फिर भी जनाब वज़ीर आज़म के खिलाफ एक नाअहली की मुतफरिक दरख्वास्त दायर हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, कल समाअत के लिए मंजूर हुई, और जो दरख्वास्त गुजार है उसने ये मुतमईन करना है मौजूद अदालत को कि क्या ये काबिल समाअत है या नहीं। वो दरख्वास्त क्या है, वो दरखास्त के मदरजात और उसके जो डिटेल्स हैं वो हम आपको ब्रेक के बाद बताएंगे, उससे बात करेंगे। उस पर इल्ज़ाम राना साहब की पार्टी के ऊपर भी लगता रहा है। राना साहब पहले ज़रा इस पर थोड़ी सी बात कर लें, ये इमरान खान साहब की नाअहली के हवाले से दरखास्त, ये पहले भी इस तरह के मामला जब भी इलेक्शन आते थे उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से मामला बहुत से उछल आते थे या सामने आ जाते थे और इल्ज़ाम लगता था। इमरान खान साहब ने खुद भी कई दफ़ा कहा कि ये मुस्लिम लीग नून और उसकी क़यादत ये सब करती है, ज़ाती हमले मुझ पर करते हैं। लेकिन अब दरखास्त ये दायर की गई है कि उन्होंने जब इलेक्शन के अंदर, जाहिर बात है आप मुझसे बेहतर समझते हैं, नॉमिनेशन पेपर्स वगैरह दिए जाते हैं, तो जो अपने बच्चे हैं उनके बारे में क्लियरली नहीं लिखा, अपनी साहबजादी के बारे में एलिजिडली कहा जाता है उन्होंने नहीं उसको डिक्लेयर किया। ये फिर जाती नौइयत के इल्ज़ामात हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा कि मैं इसका जवाब क्यों दूं, ये नॉन इशू है। आप भी यही समझते हैं कि इमरान खान साहब को जवाब नहीं देना चाहिए क्योंकि सियासत को इस नहज पर नहीं जाना चाहिए जहां पर ये बातें हों? राना साहब देखिए, सियासत को जिस नहज पे नहीं जाना चाहिए और सियासत में जो शाइस्तगी है या जो रवादारी है या वो एक दूसरे की म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, उसका तो जनाजा निकालने वाले इमरान खान हैं। ये मई 2014 से जो है वो कंटेनर पे चढ़े हुए हैं और अब तक वज़ीर आज़म बनने के बावजूद कंटेनर से नहीं उतरे, तो इसलिए वो तो इन्होंने कोई हद जो है वो छोड़ी नहीं, कोई लिमिट छोड़ी नहीं। अब भी पिछले 4 माह से देख लें, गवर्नमेंट की सिंगल परफॉर्मेंस ये है कि इन्होंने 2-3 बंदे छोड़े हुए हैं, वो सुबह दोपहर शाम जो है वो अपोजिशन को गालियां देते हैं और डाकू चोर की गर्दान करते हैं। इसके अलावा कोई मिनिस्टर इनका आगे नहीं बताता कि उसने रिलीफ जो है वो के लिए क्या काम किया है, लोगों के लिए क्या बेहतरी कर रहे हैं, लोगों को किस तरह से जो है ये उनकी ज़िंदगियों को आसान करने जा रहे हैं, या ये मुल्क को जो है वो किस तरह से मौजूदा क्राइसिस से जो है वो नकार रहे हैं। तो इसलिए अब अगर किसी ने एप्लीकेशन दी है, गो ये एप्लीकेशन मैं पूरे वसूख से कह सकता हूं कि इसके पीछे PMLN या हमारी जमात का कोई हाथ नहीं है, लेकिन जब एप्लीकेशन दायर हो गई है अदालत में, तो अब अदालत को फैसला करने दीजिए कि क्या वो जो है वो इस काबिल है कि उसकी समाअत हो सकती है या नहीं हो सकती। अगर अदालत ने फैसला किया कि इसकी समाअत हो सकती है तो यकीनन फिर मॉरली भी और लीगली भी वो वैलिड होगी और उसकी समाअत होगी, और अगर अदालत उसे रिजेक्ट कर देती है तो फिर ठीक है, ये किस्सा खत्म हो जाएगा। मुनासिब बात है। नबील कबूल साहब, आपके नजदीक अब इमरान खान साहब से जब ये सवाल कुछ अर्सा कबल जियो के प्रोग्राम में हामिद मीर साहब ने किया कि ये वो एक पूरा किस्सा आ जाता है सीता वाइट का और उनकी एलिजिडली उनकी साहबजादी का, तो उस वक्त उन्होंने कहा ये मैं इसका जवाब क्यों दूं, ये नॉन इशू है। अब फिर दरखास्त आ जाती है, शायद कुछ अरसे बाद फिर कोई किसी और शक्ल में कोई शख्स दरखास्त दे दे। क्या ये मुल्क के वज़ीर आज़म के लिए वाकई नॉन इशू है? इस तरह की बातों को एंटरटेन नहीं होना चाहिए, या वज़ीर आज़म को वंस एंड फॉर ऑल इसे क्लियर करना चाहिए? क्योंकि अगर उन्होंने नहीं बताया टेक्निकली कि उनकी कितने बच्चे हैं, कितने ऑफशूट्स हैं, तो ये मसाइल बन सकते हैं कानूनी तौर पर। आपका क्या मौक़िफ़ है? राना साहब वाली बात या आप भी करेंगे? मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर होने के नाते उनको कौम को लाजमी जवाब देना पड़ेगा। अब अगर जाके किसी कोर्ट में जवाब देंगे, उससे बेहतर ये है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को रद्द करें। लेकिन मैं समझता हूँ कर नहीं सकते क्योंकि लोगों के पास प्रूफ है, DNA का टेस्ट है, रिपोर्ट्स है कि सीता वाइट की जो बेटी है वो इमरान खान की बेटी है। अब उसको डिनाई करेंगे, वो अपने लिए प्रॉब्लम पैदा करेंगे। मैं समझता हूँ आर्टिकल 62, 63 इमरान खान पे भी लग सकता है।
डॉक्टर साहबा, ये इस तरह के मामलात, ये सियासत के अंदर आपको पता है, सियासी तारीख भी आप भी मुझसे बेहतर वाकिफ हैं, लेकिन क्या वज़ीर-ए-आज़म को जवाब देना चाहिए? वो कहते हैं इसको रद्द कर दें अगर ये बात झूठ पर मबनी है तो। डॉक्टर साहबा, पहली बात तो ये है कि गुज़श्ता जितने माह से ये गवर्नमेंट इक़्तिदार में है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के हवाले से कोई स्कैंडल, कोई करप्शन का दाग, किसी किस्म की कोई बेज़ाब्तगी या अब्यूज़ एंड मिस यूज़ ऑफ पावर एंड अथॉरिटी जब नहीं मिला तो उनको मैलाइन करने के लिए, उनकी पोजीशन को दागदार करने के लिए इस किस्म की शरारत जो है जानबूझ के की जा रही है। और इसका मकसद जो है वो तवज्जो हटाना है, डाइवर्ट करना है, और जो दरख्वास्त गुजार है वो खेलना चाहता है पाकिस्तान की पूरी जो 22 करोड़ अवाम है उनकी सेंटिटी से। क्योंकि इस वक्त इमरान खान जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की ज़ात पे इस तरह का कीचड़ उछालना जो है वो पाकिस्तान को और ज़्यादा कमज़ोर करने के मुतरादिफ है। और हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि ये अदालती इश्यूज़ जो हैं, जब तक अदालत उस पर कोई फैसला नहीं देती, मीडिया में हम उसको ना डिबेट करें। डॉक्टर साहब, क्या ये दुरुस्त नहीं होगा, ये क्या कोई दुरुस्त भी नहीं होगा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, उनका मनसब बहुत बड़ा है, ये इल्जामात, अगर इल्जाम की नौयत सिर्फ देखी जाए या जो भी इल्जाम लगाता है उस इल्जाम की नौयत बहुत सख्त है, क्या ही अच्छा हो कि वो इसको झूठ करार देकर खत्म कर दे वंस एंड फॉर ऑल। जो जिस सोते पे बैठा होता है उस पे इल्जामात की जब बुछाड़ होती है, बारिश होती है, तो हर इल्जाम का जवाब देने का वो पाबंद नहीं होता। ठीक है, ये इशू इस तरह का बेसलेस है, अच्छा बेसलेस है, घटिया है कि इस पे मीडिया का कीमती वक्त जाया नहीं होना चाहिए। खुद आके ना रद्द करे इसको, प्राइम मिनिस्टर को आना चाहिए सामने कौम के, और प्राइम मिनिस्टर रद्द करे इसको। अच्छा, वो कहते हैं बेसलेस है ना, डॉक्टर साहब कहती है बेसलेस इशू है, इसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म अपना वक्त जाया नहीं करना चाहिए, मीडिया को भी नहीं करना चाहिए। फेयर इनफ। जरा मैं डॉक्टर साहब, अगर वज़ीर-ए-आज़म जो है जी अगर वज़ीर-ए-आज़म जो है वो तनख्वाह जो ले सकता था उसने ली नहीं है, इस गलत बयानी पर वो जो है वो नाहल हो सकता है, यानी 62(1)(f) के तहत, तो फिर ये तो बहुत बड़ा जुर्म बन जाता है ना कि एक आदमी अपनी जो है वो औलाद को ओन करने में जो है वो झूठ से काम ले। डॉक्टर साहब कहती है बेसलेस है ये बात। ये उस साइड पे तो यानी अगर वो सादक और अमीन होने की अगर बात है तो उसमें तो ये बात रेलेवेंट हो सकती है, लेकिन फैसला इसका जो है वो अदालत ही करेगी। और कोई भी मामला जो है वो जो इमरान खान साहब के मुतल्लक हो उसे डिबेट नहीं होना चाहिए मीडिया में। बाकी जो सारे लोग हैं उनकी बातें जो है वो मीडिया में डिबेट होनी चाहिए। मैं इल्जाम की सिर्फ बात कर रहा हूँ, मैं अदालती फैसला, डॉक्टर साहब वो इस्तेकाक मोअज़्ज़ज़ अदालत का है, मैं तो सिर्फ इल्जाम की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इल्जाम की बात कर रहा हूँ। वो इस्तेकाक मोअज़्ज़ज़ अदालत का है, हम कुछ नहीं कर सकते उसमें, इल्जाम की बात करूँ कि इल्जाम नहीं है, ये हकीकत है। अब दो लोगों ने कहा हकीकत है, अब बात क्या डॉक्टर साहब या इमरान खान साहब, आप दोनों हज़रात को कोर्ट में लेके जा सकते हैं। के साथ खड़े हो किसी जगह पे एस्टैब्लिश होता है नहीं होता, वो अलग बात है। मैं दरखास्तदार के खार खड़े होने को तैयार नहीं हूँ। बड़ी अच्छी बात है राना साहब, बहुत अच्छी बात है, इससे दूर रहना चाहिए। मुस्लिम लीग नून को तो खास तौर पर दूर रहना चाहिए। लेकिन मैं जरा नबील कबूल साहब आपके पास दोबारा आऊंगा। ये अब गुब्बारा, और आज भी उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी साहब ने कि हमने बुनियाद रख दी है शाह साहब के जाने की। इनको मसला क्या है, या आपको समझ आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्चुअली चाह क्या रही है? वो कहते हैं हमने बुनियाद रख दी है, इमरान खान साहब जो है उनके पास जब भी वो हुक्म करेंगे सिंध हुकूमत के गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। देखिए, सिंध हुकूमत को गिराने के लिए इनको तकरीबन 48 मेंबर्स की जरूरत है। हमें वफाकी हुकूमत गिराने के लिए हमें सिर्फ 6 वोटों की जरूरत है, जो कि हमारे पास हैं ऑलरेडी। इसलिए तो मैं कहता हूं कि ये अक्सरियत की हुकूमत नहीं है, ये माइनॉरिटी की हुकूमत है पीटीआई की। तो हम नहीं चाहते हैं कि हम खुद गिराएं, हम चाहते हैं कि खुद इमरान खान को ये एहसास हो कि वो हुकूमत नहीं चला सकते और उसके बाद मिड टर्म इलेक्शन का ऐलान करें। तो अगर वो नहीं करेंगे फिर मजबूरी में हमें ये सब कुछ करना पड़ेगा। राना साहब, ये मिड टर्म इलेक्शन वाली बात नबील कबूल साहब तो कर रहे हैं, आपकी जमात तो नहीं कभी, क्योंकि आप तो इसके खिलाफ रहे हैं, आप तो कहते रहे कोई मुल्क इसका मुस्तहक नहीं हो सकता या ये इसको बेर नहीं कर सकता कि इंतखाबात दोबारा हो। राना साहब देखें, इस वक्त जो अपोजिशन है या अपोजिशन की जो लीडरशिप है वो इस फिक्र में है कि ये जो 6 माह में जो है जो इनकी सूरत हाल सामने आ गई है, कोई कोशिश करके इनके कुछ 6 माह और गुजर जाए,
मिड टर्म इलेक्शन भी जो है वो 1 साल से कम जी जी जो है वो बिल्कुल एक मुनासिब बात नहीं मालूम होती। तो इसलिए हम तो इस कोशिश में हैं कि ये कुछ थोड़ा बहुत जो है वो हिम्मत करे और इनका 1 साल जो है वो पूरा हो जाए, लेकिन हमें लगता नहीं है वो 10 साल की ये बात 1 कर रहे साल हैं। पूरा करेंगे। ये मुझे लगता है ये 8-9 महीनों में ही जो है ना ये फारग हो जाएंगे। ये नबील कबोल साहब की ख्वाहिशात जो है वो दीवाने के ख्वाब और नहीं वो बड़के हैं। नहीं, आप ये इनको क्यों कहती रहती आटे हैं? दाल का भाव जो डॉक्टर है साहबा आप पिछले क्यों में मालूम अगर हो गया है। मुनीब और ये डॉक्टर साहबा को कोई अच्छी पोजीशन मिल जाए तो फिर हम जो है ना वो 1 साल पूरा करने के लिए सीरियसली गौर कर सकते हैं। अच्छा चले, डॉक्टर साहबा से तो आपका एनआरओ हो रहा है, बड़ी अच्छी बात है, मुफाहमत होनी चाहिए। ख्वाहिशात जो है मैं शुक्रगुजार हूँ, लेकिन वो राना साहब पार्लियामेंटेरियन है, मैं अवाम के वोट पे यकीन रखती हूँ और मुझे उसका तकद्दस जो है वो राना साहब के हाथों पामाल हो, वो मैं उनसे तवक्को नहीं करती हूँ। डॉक्टर साहबा वैसे वो इक़्तिदार का जो पामाल नहीं होता है, वो कोई और चीज पामाल होती है। नहीं डॉक्टर साहबा आपको कोई ओहदा मिल रहा है वैसे? अब राना साहब तो आपकी देखें इतने आपके लिए नए ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हैं, वो ओहदा फिर को मिल रहा है आपको डॉक्टर साहबा? खबरें आ रही हैं। देखिए जी, राना साहब एक पॉलिटिकल वर्कर है, बियॉन्ड आवर पॉलिटिकल डिवीजन। वो समझते हैं कि हल्के से वोट लेके आना और आप हारें या जीतें, लेकिन आपके कंधों पे उन वोटर्स का बोझ रहता है जब हुकूमतें सूबे और वफाक में आपकी हूँ। और 95,000 वोट लिए हैं मैंने, तो वो मेरे लोग जो हैं जाहिर है उनकी तवक्कुआत हैं। खान साहब ने कल बुलाया था मुझे और उस हवाले से कुछ तरजीहात तय की हैं। जो पार्टी फैसला करेगी मुझे कबूल है। मकसद इस मुल्क के लिए काम करना, आवाम के लिए, और ख़ास तौर पे उन पिछड़े हुए लोगों के लिए। कोई ओहदा नहीं बताया डॉक्टर साहब आपने? उनको नजरअंदाज नहीं होना चाहिए। राना साहब से मशवरा ले लें, ये बता देंगे अच्छा ओहदा कौन सा होता है हुकूमत का। पिछले 10 साल की हुकूमत रही है इनकी पंजाब और वफाक के अंदर। पंजाब में 10 साल हुकूमत की राना साहब जो है ना वो दे दी है मैंने ऑलरेडी। अच्छा दे दी। राना साहब को मैंने ऑलरेडी राना साहब को ये पता है कि हम लोग जो ग्रास रूट वर्कर्स हैं, जब तक आप डिलीवर नहीं करेंगे वहाँ पे माफ़ी नहीं है और गलती की गुंजाइश कोई नहीं है। तो हमें मौजूदा हुकूमत को इंशाल्लाह अवामी तवक्कुआत पे पूरा उतरना है और हमें इस चीज़ का एहसास है इमरान खान साहब और उनकी पूरी टीम को कि अवाम की जो वाहिद होप है वो इमरान खान साहब है, वो उम्मीद का चिराग है और उसको उस चिराग को अब हालात यहाँ पे पहुँच गए हैं कि अब वाहिद होप जो है वो मोहतरमा फरदौस अवान साहब ही हो सकती हैं अगर इनको पीटीआई की गवर्नमेंट को एडजस्ट कर ले तो। बाकी होपे सारी खत्म हो गई। बस ठीक है। राना साहब जो शरारत कर रहे हैं वो इन्होंने ओहदा नहीं लेने देना आपको। ये राना साहब आपके लिए कोई अच्छा नहीं कर रहे। नहीं मैं इनके लिए दुआ गो। राना साहब की नेक तमन्नाएं मेरे साथ हूँ तो मुझे किसी और दुश्मन की जरूरत नहीं। बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहब, नबील कबोल साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। जनाब चीफ जस्टिस अपने मनसब से सुबकदोश हो रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद। क्या पाकिस्तान के अंदर जो जुडिशल एक्टिविज्म रहा, क्या उसका ये बाब यहाँ ख़त्म हो जाएगा या क्या ये वाकई एक दौर ऐसा आ गया है कि आने वाले दिनों में भी आपको मुकदमात की सुनवाई में, अहकामात में, सुओ मोटो नोटिस में इतनी ही तेज़ी मिलेगी? और क्या असर रहा जनाब चीफ जस्टिस के इस पूरे दौर का पाकिस्तान की अदालती तारीख के ऊपर, पाकिस्तान के बहुत से इंतजामी मामलात के ऊपर? इस हवाले से हम प्रोग्राम में बात करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस साकिब निसार बहुत जल्द अपने ओहदे से सुबकदोश हो रहे हैं अपनी मुद्दत पूरी करके। उनके दौर के अंदर बहुत से इनकलाबी इक़दामात हुए, उन्होंने बहुत से अहम फैसले किए, बहुत से फैसले कलमबंदी किए और उनके इस दौर के अंदर जुडिशल एक्टिविज्म भी देखने को मिला, अहम मामलात के ऊपर सुओ मोटो नोटिस भी देखे। हमने ये भी देखा कि जनाब चीफ जस्टिस ने बहुत से ऐसे इक़दामात किए जहाँ पर वो अस्पतालों के ऊपर अंदर, इवन जेलों के अंदर उन्होंने विज़िट किए,
बहुत सारे इनकलाबी इक़दामात लिए, बहुत से लोग उनके मोतरफ भी रहे, लेकिन साथ ही साथ बहुत से ऐसे लोग भी थे जिन्होंने उनके इस तर्ज अमल के ऊपर तनकीद भी की और ये भी फरमाया, ये भी कहा कि जनाब चीफ जस्टिस जो कर रहे हैं वो उनके मनसब के शायान शान नहीं। क्या वाकई ऐसा है? और जुडिशल एक्टिविज्म का जो बाब खुला एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की अदालती तारीख के अंदर, क्या वो खुला ही रहेगा या ये पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है और जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं उनके दौर में शायद ये मामलात इस तरह आगे ना चलें? इसको डिस्कस करने के लिए मेरे साथ मुल्क के दो बहुत कानूनदान मौजूद हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब शाखावत साहब, सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, बहुत शुक्रिया शाखावत साहब आपका, और जनाब अली अहमद कुर्द साहब मुल्क के मुमताज़ कानूनदान हैं, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं कराची से, बहुत शुक्रिया जनाब अली अहमद कुर्द साहब। मैं शाखावत साहब आपसे बात का आगाज़ करूँगा। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, इफ्तिखार चौधरी साहब के वक्त में हमने देखा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जुडिशल एक्टिविज्म भी देखा गया, सुओ मोटो नोटिस भी देखे गए और अदालती तारीख के अंदर बहुत कुछ तब्दील भी हुआ। जनाब जस्टिस साकिब निसार की दौर के अंदर भी बहुत से मामलात के ऊपर उन्होंने उनकी कॉग्निजेंस ली, दौरे भी किए, इवन अनथक काम किया, संडे को भी कोर्ट लगाया। इसको इनको किस तारीख के हवाले से, या अगर अदालती तारीख को देखा जाए तो किस हिसाब से एवेल्युएट करेगा तारीखदान उनकी स्टिंट को? जी मनीब, वैसे तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, हर एक की अपना अपना मिजाज होता है, तबीयत होती है। जैसे इफ्तिखार चौधरी साहब ने जब जुडिशल एक्टिविज़म उन्होंने शुरू किया, उनका एक और स्टाइल था, वो ज़्यादातर कोर्ट रूम में बैठ के जो है वो स्टेट फंक्शनरीज़ को बुलाते थे और उनसे मुकालमा होता था, और बड़े उन्होंने सख्त किस्म के फ़ैसले भी किए जो कि उस वक्त की हुकूमत ने उनसे इतनी ज़्यादा खुश नहीं थी। साकिब निसार साहब का जो था वो ज़रा वो चेंज था स्टाइल, वो इस तरह था कि उन्होंने न सिर्फ आर्टिकल 184(3) का जो है वो बड़ा जेनरसली इस्तेमाल किया, बल्कि उसके साथ साथ वो मौके पे भी मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में और मुख्तलिफ मकामात पे जाते रहे, और जो थोड़ा सा अनप्रेसिडेंटेड था, ऐसा कभी देखने में नहीं आया था। लेकिन मुनीब साहब, मैं आपसे ये गुजारिश ये करूँगा कि जब मियाँ साकिब निसार साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ लिया, तो उससे पहले भी हमारा ये ख्याल था कि शायद वो इतना ज़्यादा जुडिशल एक्टिविज़म जो है उसको शुरू नहीं करेंगे, और उनके जो पहले 5, 6, 7 माह जो थे उसमें उन्होंने बिल्कुल अपने जो अदालती फ़राइज़ होते हैं उसी को निभाते रहे, केसेस डिस्पोज ऑफ करते रहे। लेकिन फिर हमने देखा कि फिर यकदम वो आर्टिकल 184(3) का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो गया, और आपने देखा कि फिर वो उन्होंने इस पे बहुत ज़्यादा काम भी किया। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि वो ये बात समझते थे कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर जब तक हैं, उनकी जो आइनी ज़िम्मेदारियाँ हैं, और ख़ास तौर पे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, सुओ मोटो और ह्यूमन राइट्स के हवाले से, उस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा तवज्जो दी और बहुत ज़्यादा काम भी किया, और उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट भी किया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो मैं समझता हूँ कि जो लैकिंग रह गई वो ये थी, जिसका बरमला इजहार मियाँ साकिब निसार साहब ने ख़ुद भी मुख्तलिफ मौक़े पे किया, कि वो जुडिशरी में जो रिफॉर्म्स हैं उसमें कोई ज़्यादा तब्दीली नहीं ला सके और उस पर तवज्जो नहीं दे सके। ठीक है, गो उन्होंने कुछ ऐसे अपनी ऑब्जर्वेशंस भी दी कि जुडिशरी में रिफॉर्म्स लाने के लिए कानून साजी जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि अदालतें जो हैं वो कानून के मुताबिक चलती हैं जब तक उसमें तरमीम ना हो, और तरमीम जो है वो पार्लिमान का काम था, वो इस बात पर भी बहुत जोर देते रहे हैं। ठीक हो गया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभी आने वाले वक्त में अब देखना ये होगा कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान डेजिग्नेट जो हैं वो किस तरह बिहेव करते हैं और वो किस तरह इन चीज़ों को लेके चलते हैं, ये अभी वक्त बताएगा। ठीक, अली अहमद कुर्द साहब, क्या अच्छी मिसाल कायम की गई? क्योंकि एक एतराज़ जो आया वो ये कि जी मुल्क दुनिया के अंदर बहुत बड़ा मनसब है चीफ जस्टिस का, तो चीफ जस्टिस साहब जिस तरह से दौरे उन्होंने किए, ये उनके मनसब के शायान शान नहीं थे, ये क्रिटिसिज्म होता रहा। क्या ये दुरुस्त क्रिटिसिज्म था,
और ये कहा जाता रहा कि दुनिया में कहाँ ऐसे होता है कि जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस है वो जाकर खुद विजिट करें और बहुत सारी मामलों की खुद कॉग्निजेंस लें। अदालत के जो उनका जो तर्ज अमल था इसके ऊपर तनकीद भी होती रही। क्या ये एक अच्छी मिसाल कायम हुई? इतना ही प्रोएक्टिव होना चाहिए चीफ जस्टिस को कि ना सिर्फ वो अपने ओहदे के ऊपर रहें, इक़दामात करें और फैसले करें, बल्कि विजिट भी करें, खुद मामलात को देखें अपनी नज़रों के सामने से। वहीद भाई देखें, साकिब निसार साहब का जो भी इरा था, मैं समझता हूँ उस पर जितनी भी क्रिटिसिज्म हुई वह बिल्कुल हक बजानिब थी। बाकी भी बोलते रहे, मगर मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ मैंने अपना हक अदा किया। जिस हद तक मुझे बोलना चाहिए था मैंने बोला, और मैं बहुत ज़बरदस्त अंदाज में उनके तमाम इन इक़दाम का एक क्रिटिक था। देखिए बात अभी जैसे शाह खबर साहब ने कहा कि शुरू के चीफ जस्टिस के मनसब पे आने के बाद शुरू के 5-6 महीनों में तो सारा मामला सही जाता रहा। उसके बाद आखिर क्या वजह हुई कि साकिब निसार साहब ने जो है बिल्कुल अपने वो जो पहली जो सोच थी उसको छोड़कर उसके बाद जो है, इसका मतलब ये कि पानामा केस में जो फैसला आया, यकीनन वो फैसला तमाम पाकिस्तान के वकला ने, हमने, और सबसे ज़्यादा मैं बोलता रहा कि ये वो जितना वो एक ऐसा फैसला था जिसको पाकिस्तान के वकला ने और अवाम ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। बात नहीं है कि कौन वज़ीर आज़म को आप घर भिजवाते हैं नहीं भिजवाते हैं। अगर आइन है, कानून है इस मुल्क में, तो आइन और कानून के मुताबिक फैसला होना चाहिए था। उसमें जितने भी लोगों ने तनकीद की, कोई किसी में नवाज शरीफ साहब का ना कोई हमायती था ना कोई पार्टी का, मगर उन्होंने उस बेंच में सर नहीं तो बात देखिए, इस हमारे पाकिस्तान की जुडिशरी में जो कुछ भी होता रहा है, चीफ जस्टिस का एक बहुत बड़ा, आपने नहीं देखा चौधरी इफ्तिखार साहब के जमाने में 17 जजेस बैठकर एक इश्यू पर हम ख्याल होकर जो है उन्होंने फैसला दिया, और जिस पे आसमा जहांगीर ने कहा था कि मुझे तो बड़ी हैरानी होती है कि 17 के 17 जजेस एक इश्यू पर किसी ने भी थोड़ा भी इख्तिलाफ नहीं किया। तो ये तो होता रहा है। यहाँ पे चीफ जस्टिस अपने उस मनसब के लिहाज से बाकी जजेस पे असरअंदाज होता रहा है। अभी अगर आप देखें कि इस मुल्क में हमारे सुप्रीम कोर्ट में अगर बात सुप्रीम कोर्ट की, तो सिर्फ 3, 4, 5 जजेस का नाम किसी भी लिहाज से आता रहा है जो साकिब निसार साहब के साथ बेंच में बैठते रहे। बाकी 13-14 जो जजेस है उनका नाम क्यों नहीं है? इसका मतलब एक जजेस के दरमियान में एक डिवीजन थी, और आपको कल सिर्फ 24 घंटे गुजरने के बाद आपको पता चल जाएगा कि वाकई क्या बातें हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो भी वक्त गुजरा, बहुत अफसोसनाक वक्त गुजरा, जो भी सुप्रीम कोर्ट और जो भी हमारे अदालतों जुडिशरी के बारे में जो लोगों की एक रिस्पेक्ट थी, जो एहतराम था, जिसको एक तकद्दुस मिला था, साकिब निसार साहब, मैं वो अफसोस के साथ कहता हूं कि उस तमाम तकद्दुस और एहतराम को जो है उन्होंने मलियामेट किया। अच्छा, और कल जब जाएंगे लोग इनसे ये जो आप फरमा रहे हैं यकीनी तौर पर एक बहुत हार्श क्रिटिसिज्म है जनाब चीफ जस्टिस की जो उनकी स्टेंट रही है। शाखावर साहब जरा इस पर फरमाइएगा। अभी आपने रिसेंटली देखा जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का भी एक इख्तलाफी नोट सामने आया, फिर उस वक्त एक बेंच टूटने का मामला था। ये जनाब चीफ जस्टिस के जाने से पहले ही ये मामलात अब सामने आए, और जो तर्ज अमल रहा है, मैंने जैसे अली अहमद कुर्द साहब से भी पूछा, क्या ये बहुत से जो इक़दामात लिए गए जनाब चीफ जस्टिस की जानिब से, ये क्या अच्छी मिसाल कायम हुई? क्या जो नए आने वाले चीफ जस्टिस होंगे अगले 10 सालों के अंदर, जाहिर बात है बहुत बड़ा मनसब है, उनके लिए एक अच्छी मिसाल है कि ऐसे ही करना चाहिए मुल्क के चीफ जस्टिस को कि ना सिर्फ वो अपनी कुर्सी पर रहें बल्कि खुद जाकर अपनी आंखों के सामने देखें भी जहां फंडामेंटल राइट्स की बात हो, क्योंकि ऑनरेबल चीफ जस्टिस यही कहते रहे कि फंडामेंटल राइट्स का मामला है, लिहाजा मैं इसकी कॉग्निजेंस लूंगा। देखिए मुनीब, जहाँ तक बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन का ताल्लुक होता है कि उन्होंने कितने बेंचेस बनाने हैं, उसकी सरबराही कौन करेगा, उसके मेंबर्स कौन होंगे और अपने बेंच में कौन होंगे, ये तो एक सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं वो तो एक इख्तियार खुसूसी है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। जहाँ तक इख्तलाफी नोट की बात है, मैं इसको हमेशा एक बड़ी मुस्बत नज़र से देखता हूँ, क्योंकि हर मुअज़्ज़ज़ जज जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, वो अपने अंदर एक सुप्रीम कोर्ट है, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक राय रखते हों और उनके साथ जो साथी जज हैं वो दूसरी राय रखते हों। इसकी प्रेसिडेंट्स हमें माजी में मिलती रही हैं, और इससे मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा तासुर कायम नहीं करना चाहिए कि कोई डिवीज़न थी या कोई ग्रुपिंग थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। मेरा ख्याल में ऐसा तासुर ठीक नहीं है और ऐसा तासुर फैलाना भी नहीं चाहिए। हर जज जो है वो अपने ज़मीर के मुताबिक, अपने विजडम के मुताबिक चीज़ों को देखता है, और हमने दुनिया में देखा है कि डाइसेंटिंग नोट्स जो हैं वो आते रहते हैं, और वो भी जुडिशल
जो प्रोनाउंसमेंट्स हैं, जजमेंट्स हैं, उसका वो हिस्सा रहते हैं और उनको कभी कभी एज अ प्रेसिडेंट्स कोर्ट भी किया जाता है। तो जहाँ तक आने वाले चीफ जस्टिस साहब का ताल्लुक है या जो जुडिशरी बाद में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान है, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मैंने जैसे जिक्र किया कि चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब पहले कुछ अरसा बिल्कुल अपने जुडिशल ड्यूटीज़ जो थी दूसरी जुरिस्डिक्शंस में, एपेलेट जुरिस्डिक्शन में ज़्यादा एक्सरसाइज करते रहे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आईन पाकिस्तान ने जो एक इख्तियार दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में, जो सुओ मोटो इख्तियार है, वो ये है कि जहाँ पे अवाम के बुनियादी हकूक़ सलब हो रहे हों और उसका ताल्लुक मुफाद आमा से हो, तो वो फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन उनको एक ड्यूटी कास्ट कर देती है। मैं ये समझता हूँ कि जो भी इस मनसब पे आएगा वो ठीक है, उनका अपना एक स्टाइल होगा, अपना तरीक़ाकार होगा, सुप्रीम कोर्ट चलाने का अपना तरीक़ाकार होगा, लेकिन वो इस चीज़ से कभी भी मैं समझता हूँ कतई नज़र नहीं कर सकते कि जब जो स्टेट फंक्शनरीज़ हैं, जो दूसरे रियासत के इदारे हैं, जब वो अपनी अपनी हुदूद में रह कर काम नहीं करेंगे या वो काम जो आवाम के लिए उनको करने हैं, जो बुनियादी हुकूक से जिनका ताल्लुक है, तो जब उसमें नाकाम होंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इसमें स्टेप इन करना पड़ेगा। ठीक, ये ज़रूर हम देख सकते हैं कि नए चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो कितना क्वांटम ऑफ टेकिंग ये कॉग्निजेंस अंडर आर्टिकल 184 कितना होगा, वो शायद इससे कम हो, लेकिन वो इससे कतई नज़र नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि जब ये आइन बना था तो पार्लिमान ने बड़े सोच समझ के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन जो थी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दी थी, ताकि वो जहाँ पे कमी हो तो वो अपना आईनी किरदार अदा करें। ठीक है, अली अहमद कुर्द साहब, ये फरमाइएगा कि आपने तनकीद तो की, आप नाकिद रहे चीफ जस्टिस साहब की जो उनका तर्ज अमल था, लेकिन अवाम में बहुत पजीराई भी मिली जनाब चीफ जस्टिस को। कोई एक आपके नज़दीक दो चार अच्छे ऐसे काम या अच्छा ट्रेंड जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने सेट किया, वो क्या होगा? आपने तनकीद तो कर दी, इसकी ब्राइटर साइड भी तो देखनी चाहिए कि अवाम ने उन्हें बहुत पजीराई दी। आपके नज़दीक कौन से अच्छे काम थे जो जनाब चीफ जस्टिस के हाथों हुए? नहीं, देखें मोहित भाई, अभी चीफ जस्टिस अगर जाके हॉस्पिटल को विजिट करता है और वहाँ पे बैठ के जो है जो भी जो भी मामलात हैं उसमें जो भी नुक्स है, कमी बेशी, उस पर जब आप बात करेगा तो यकीनन जितने भी मरीज हैं, जितने भी गरीब लोग हैं, वो हकीकतन इमोशनल होकर उस फैक्ट को, उस अमल को अच्छा समझेंगे। मगर सवाल ये पैदा होता है, आया ये चीफ जस्टिस का उसके चीफ जस्टिस के फ़राइज़ में आता है या नहीं आता? अभी जैसे आपने अपने प्रोग्राम के शुरू में इंट्रो में जो आपने कहा, आपने उनकी हर लिहाज से कि जो फैसलों के बारे में बात की, दूसरी बात की, मगर आपने खुद ये बात तस्लीम किया कि उनको ये एहसास है कि जितना भी जुडिशरी में जो इस्लाहात करनी चाहिए थी, जो रिफॉर्म्स करनी चाहिए थे, वो नहीं किया। इसका मतलब जिस शख्स, जिस मनसब के लिए उनको अल्लाह ताला ने बिठाया था, बहुत बड़ा मनसब है, उस मनसब के जो फ़राइज़ थे, मनसब के जो भी फ़राइज़ थे वो तो पूरे अदा नहीं हुए। आज हमारे मुल्क में जो भी जुडिशरी के बारे में जो लोगों के सोच हैं, कल मैं कहता हूँ 24 घंटे के बाद सारी सूरत हाल सामने आएगी। अब शाह खवर साहब से, मैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मैं इनसे इख्तिलाफ करता हूँ। आइन तो हमारा 1973 में बना आर्टिकल 184(3) तो 1973 से है, और इस दौरान में बेशुमार चीफ जस्टिस गुजरे। किसी ने आर्टिकल 184(3) को इस तरीके से बेदर्दी से इस्तेमाल नहीं किया जिस तरह चौधरी इफ्तिखार साहब ने किया और जितना साकिब निसार साहब ने किया। ये तरीका नहीं है। आप अगर आपके अमल से, आपके इक़दामात से, आपके फैसलों से, आपके तर्ज अमल से अगर उस जिस जगह आप बैठे हैं वहां लोग उसके तक़द्दुस एहतराम में इजाफा नहीं होता है, तो इसका मतलब आप गलत कर रहे हैं। अगर एक वकील की ने, इस लिहाज से मैं समझता हूँ जो भी साकिब निसार साहब ने किया वो गलत किया है। और जहाँ तक डिवीजन की बात है, शाह खबर साहब से मेरा फिर इख्तिलाफ है, हकीकतन डिवीजन है, सारे वकला जानते हैं। ठीक है, अगर शाह खबर साहब के इल्म में ये बात नहीं है तो मुझे अफसोस है। चलिए, हमारी नेक तमन्नाएं चीफ जस्टिस साहब के साथ है और ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो नए डेजिग्नेट है उनके साथ भी हैं जब वो अपने ओहदे का हल्फ लेंगे। मैं अदा करना चाहूँगा शाह खबर साहब का और जनाब अली अहमद कुर्द साहब का। जनाब चीफ जस्टिस अपना ओहदा उससे सुबकदोश हो रहे हैं अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद। हमारी नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं। डिबेट का हुस्न है, तनकीद आपके पास आर्गूमेंट हक में भी आता है, खिलाफ भी आता है, लेकिन ज़ाहिरी बात है वो एक बहुत बड़े मनसब पर रहे हैं। उनके इस मनसब पे रहने में और पूरा जो उनकी स्टेंट गुजरी है, इसको लोग या तारीख दान किस तरह से एवेल्यूएट करेगा, ये तारीख दान बताएगा और आप बताएंगे। आज का प्रोग्राम आपने देखा, इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।